हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स का जो गुजरात बोर्ड से सैम्पल पेपर आया था उसका सेक्शन ए मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और उसका सेक्शन बी बाकी है, तो हम सेक्शन बी देखेंगे इसमें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। और सेक्शन ए अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो देखो, सेक्शन बी है, 2 मार्क्स के लिए हर एक क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से कोई भी सिर्फ 9 ही करने हैं आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। और हाँ, ये जैसे ही वीडियो फिनिश होगा यानी कि 37 तक चला जाऊंगा क्वेश्चन करने के बाद, एक सेक्शन बी का एनालिसिस किया है वो आप ज़रूर देख के जाए, वो हेल्पफुल होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यूजिंग इक्लूड डिवीजन अल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255। तो यूक्लिड का जो डिवीजन अल्गोरिदम है वो बिगर नंबर जो होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में बिगर नंबर कौन है? 867 इज ग्रेटर देन 255। तो ए को हम 867 लिखते हैं और बी को 255। तो जो हमारा डिवीजन लेमा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर इस फॉर्म में लिखे ए इज इक्वल टू 867, बी इज इक्वल टू 255, और ये क्यू और आर कैसे आया, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 867 डिवाइडेड बाय 255। तो अगर मैं इसका 3 लिखूँ 255 इंटू 3, ठीक है, 15 16 1 3 2 6 और 7 7 6 5 2 0 और 1। तो ये जो 3 है वो कोशेंट है यहाँ पे, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखा है। अब यही आगे करते जाना है हमें कि जो 255 वो यहाँ आ जाएगा, 102 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और सिमिलरली 255 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 102 से। 102 2 ज़ा 204 होगा, 1 5 और 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 51, क्वेश्चन क्या आ जाएगा 2। अगेन हम क्या करेंगे, 102 को यहाँ ले जाएंगे और 51 को हम यहाँ ले लेंगे। तो 102 को हम 51 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आता है जिससे हमने डिवाइड किया, वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। ठीक है, तो 867 एंड 255 का HCF क्या होगा? 51 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, वो 9 दिया हुआ है। HCF हमें दिया है 2 नंबर का, उन दोनों का ही हमें LCM फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट चैप्टर में से कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, HCF हमें ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, LCM हम फाइंड करने में है। प्रोडक्ट कौन से है? दोनों नंबर 306 इंटू 657। तो LCM इज इक्वल टू क्या होगा? 9 जो मल्टीप्लाई में था सामने डिवाइड में चला जाएगा, तो इसे आप इस तरह से डिवाइड करोगे, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा। ठीक है, 306 को आप 9 से इस तरह से डिवाइड करोगे, 3 9 4 तो 34 आएगा, और 34 और 657 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 22 3 3 एंड 8। सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, इसे अच्छे से देखना, इसके 2 तरीके हैं, हम दोनों करेंगे। तो देखो, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज, तो उसका फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा और बीटा हमारे वो जीरोज होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और उन्हीं का ही प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। तो हमने ऑलरेडी सम दिया हुआ है 1/4 -b/a। अब मुझे क्या है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, यानी कि हम a, b और c की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मुझे से b और a चाहिए, तो ये नेगेटिव जो है मैं इस तरफ देता हूँ, -1/4 b/a। तो b इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? कंपेयर करूँगा तो -1, a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 4। अब उसी तरह से मैं प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1 दिया है, a मुझे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 इंटू -1 क्या होगा? -4। ठीक है, ये हमने अभी फाइंड किया था। मिल गई तीनों वैल्यू, रख लो। a इज इक्वल टू 4x², b है मेरे पास -1, यानी कि x ही लिखना है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और c क्या है हमारे पास? -4। तो हमारा आंसर होगा 4x² - x - 4 विच इज़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसके अलावा भी एक इक्वेशन दिया हुआ है सेकंड एक्सरसाइज से पहले, उससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो x² माइनस सम ऑफ 0 क्या दिया हूँ मैं? 1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें कितना दिया हुआ है? -1। तो हम 4 यहाँ पे LCM लेंगे,
ठीक है, तो देखो 4x² माइनस एक्स, और यहाँ पे 4 जाएगा तो -4, और नीचे जो 4 जाएगा वो इस तरफ चला जाएगा, पर वो हम यहाँ पे px से लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा आंसर आता है 4x² माइनस एक्स माइनस 4, इससे डायरेक्ट आंसर आता है। आपको दोनों ही मेथड पता होने चाहिए। तो ये 27 था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए ये ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए में भी इस तरह से दिखाया था। आपको एक ग्राफ कंप्लीटली याद हो जाना चाहिए, जो टेबल है वो, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन एज इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल या कोइंसिडेंट है। तो जो मैंने प्रीवियस अभी टेबल दिखाया उसके ऊपर से हमें आंसर करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है और 7x प्लस 6y माइनस 9 के बराबर 0 है। ये 3.2 में एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पे। तो देखो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। तो a1 है हमारे पास 5, b1 है -4 और c1 होगा 8। a2 7, b2 6 हो जाएगा, c2 -9 हो जाएगा। अब हमें कंडीशन चेक करनी है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो देखो a1 अपॉन a2 5/7 होगा, b1 अपॉन b2 समथिंग -4/6, ये दोनों ही इक्वल ही नहीं हो रहे। तो देखो ये कौन सी कंडीशन है, तो ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है। ठीक है, इसका आंसर होगा इंटरसेक्ट लाइन होगी। दूसरा देखो, तो उसका a1 है 6, b1 है -3, c1 है 10, उसी तरह से a2 b2 c2। अब a1 अपॉन a2 निकालोगे तो 3 मिलेगा, देखो 6 अपॉन 2 3, -3 अपॉन -1 b1 अपॉन b2 तो वो भी 3 मिलता है, बट 10 अपॉन 9 वो डिविजिबल नहीं है, यानी हमें ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, यानी कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल। तो पहले वाले का आंसर आया इंटरसेक्ट लाइन एंड दूसरी है पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 के टेबल में 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो देखो, तो 12 से स्टार्ट होते हैं, 3 3 ज़ा 9 के बाद 3 4 ज़ा 12, फर्स्ट 2 डिजिट होता है, 15 18। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, तो 99 होगा। ठीक है, हमें यहाँ तक लिखना है। अब कितने नंबर है ये हमें काउंट करना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे a इज इक्वल टू 10, सबका डिफरेंस लिख लेंगे a2 माइनस a1 विच इज़ 3, एंड कितने टर्म है वो हम फाइंड करेंगे, और लास्ट टर्म हमें दिया है 99। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे 99 12 n माइनस 1 इंटू 3, तो हमें सिर्फ n फाइंड करना है, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो n इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। 30 देखो, फर्स्ट टर्म हमें AP का दिया है वो 5 दिया है, लास्ट टर्म 45 दिया है, और सम ऑफ द टर्म्स 400 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं पहले फॉर्मूले में, a इज इक्वल टू 5 दिया है फर्स्ट टर्म। अब लास्ट टर्म होता है उसे हम 2 तरीके लिखते हैं सम में, an भी लिखते हैं और l भी, क्योंकि यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, इसलिए मैंने इसको l में लिखा, और sn इज इक्वल टू 400 जो सम दिया हुआ है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। दूसरे वाले से भी हो जाएगा पर उसमें थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। तो sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो हमें s कितना दिया है 400, n हमें नहीं पता है, फर्स्ट टर्म 5 है, और लास्ट टर्म जिसे हम स्मॉल l के नाम से भी जानते हैं तो 45। तो ये क्या हो जाएगा 400 n/2, ये 50 हो जाएगा जी, विच इज़ 25। तो ये जो 25 मल्टीप्लाई में वो सामने डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n। तो अब देखो 25 4 ज़ा 100 होता है, 4 4 ज़ा 16, आंसर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 16। तो कितने टर्म होंगे 30 वाले क्वेश्चन में, 16 टर्म्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट डिस्टेंस से, कि ये p दिया हुआ है और एक q दिया हुआ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर, इसे x1 ले लेता हूँ, इसे x2, इसे y1 और इसे y2। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 4 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा।
तो 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर आएगा हमारा √37 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, √37 यूनिट्स। ये क्वेश्चन 31 था। 32 देखते हैं। देखो 32 में क्या दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर गिवन पॉइंट्स। हमें 3 पॉइंट दिए, 4 5 -1 4 और -2 -1। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये इस तरह से होता है। अब देखना ये जो कैलकुलेशन है मैं 2 मार्क करवाऊंगा, 2 तरीके से एक्चुअली, तो आपको दूसरा तरीका इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो ये पहला तो ये बुक में दिया हुआ है, तो हम सबको x1 y1 x2 y2 में लिख लेते हैं। x1 मेरे पास 4 है, x2 -1 है, x3 -2 है, और y1 y2 y3 इसी तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें हम डायरेक्टली फार्मूला रख दें 1/2, ठीक है, x1 हमें क्या दिया हुआ है 4, y2 - y3 4 + 1 हो जाएगा, प्लस x2 मेरे पास -1 है, y3 - y1 तो -1 -5 प्लस x3 -2 y1 - y2 y1 5 है -y2 4 है। ठीक है, ये मोड में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा आंसर एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 4 + 1 5 5 4 20, ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 ही रहेगा, 5 - 4 1 और -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 6 में 2 जाएगा 4, 20 + 4 24, और इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 12 यूनिट्स। हम डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा 12 यूनिट आएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कैसे करता हूँ। ठीक है, ये अलग मेथड है, अलग ही नहीं है, यही है, ये जो लिखा हुआ है ना उसको बस सिंप्लीफाई किया है हमने। देखो ये जो पहला यूनिट है उसको ऐसे लिख दो, पहला जो कोऑर्डिनेट है 4 5, दूसरे को लाइन में लिख दो, तीसरे को भी उसी तरह से लिखो। अब ये तीनों लिखने के बाद जो पहला वाला है ना उसको रिपीट करके लिखो। अब देखना है कितने इंटरेस्टिंग तरीके से फटाफट हो जाता है। क्रॉस में ऐसे देखो, जो मैं एरो कर रहा हूँ ना वो, तो देखो 4 4 जा, ये जो मैंने एरो किया है वो कितना होता है 16। ठीक है, -1 × -1 +1, इनके बीच में प्लस ही रखना है हमें, -2 × 5 10, तो -10 हो जाएगा मल्टीप्लाई, बीच में प्लस ही रखना है, ये लिख लिया। ठीक है, मैं रुको नीचे लिखता हूँ थोड़ा तो अच्छे से समझ में आए। 4 4 जा 16 प्लस -1 × -1 +1 प्लस -2 × 5 -10। अब इतना लिखने के बाद वापस माइनस करो और ब्रैकेट लिखो, बाकी बचे हुए क्रॉस में करो। 5 × -1 -5 प्लस 4 × -2 -8, और मैं नीचे लिख देता हूँ -1 × 4 -4। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 16 + 1 कितना हो जाए 17, 17 में से 10 जाएगा तो 7 माइनस, अब सारे माइनस में देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सारे के सारे, 8 + 4 12, 12 और 5 17, तो -17 बचेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - +17, तो ये क्या हो जाएगा 24, और ये जो भी आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 यूनिट। आप इस तरह से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ये MCQ वगैरह के लिए है। ठीक है, उसमें ये फटाफट हो जाता है, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट लगेगा। 1-2 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको उसमें क्या होता क्या है, x1 y1 अगर किसी को प्रॉब्लम होती है x1 की जगह x2 गलती से रख देते, इसमें कोई चांस नहीं रहता ऐसा। तो इसके ऊपर से थोड़े क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, तो ये अच्छे से हो जाएगा। ना समझ में आया तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 देखो, sin θ = 3/4 गिवन है, फाइंड द cos θ एंड tan θ। तो सबसे पहले उसको हम ट्राइंगल में देख लेते हैं। देखो हमें tan θ और cos θ सारे फॉर्मूला मैंने लिख दिए यहाँ पे, इसको ABC नाम दे देता हूँ, और थीटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। sin θ का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड, तो मैं यहाँ 3 लिख लेता हूँ, और ये नीचे होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो यहाँ पे 4। ये नहीं दिया है, यानी कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसे हम फाइंड कर लेते हैं। AC² = AB² + BC²। AC 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ 16, AB 3 का स्क्वायर 9 लिख देता हूँ, और BC², तो 16 में से 9 जाएंगे इस तरफ, BC², तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 7 = BC², विच मीन्स BC क्या आएगा √7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √7।
बस इतना मिल गया, अब सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी। क्या कहा है, कॉस थीटा, देखो एडजेसेंट साइड क्या है, कॉस थीटा √7, हाइपोटेनस कितना है 4, मिल गया। टेन थीटा देखो, अपोजिट साइड क्या है 3 और एडजेसेंट साइड क्या है √7। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि हम नीचे रूट में कभी नहीं रखते, ठीक है, तो क्या करो √7 मल्टीप्लाई कर दो। आंसर हम नीचे रूट में कभी नहीं रखते डिनोमिनेटर में, तो 3√7 और √7 क्या हो जाएगा 7। हो सकता है अगर MCQ वगैरह में क्वेश्चन आए तो ये आंसर प्रोबेबली हो सकता है, और मेक श्योर कि आप भी यही लिखो एग्जाम में, ठीक है। तो ये 33 क्वेश्चन था। चलो 34 करते हैं, पर मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा उसके अंदर क्योंकि उसमें स्पेस चाहिए। चलो 34 देखो, tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द थीटा। तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ये जो दिया है उसे मैंने वैसे ही लिख लिया। अब tan थीटा का एक्चुअली अगर फॉर्मूला हम देखें, tan थीटा के बराबर हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो tan 7 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cot 7 थीटा इनवर्स में, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, tan 3 थीटा इज इक्वल टू अपन cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा tan 3 थीटा इज इक्वल टू cot 7 थीटा। अब ये जो साइन कॉस है, सेक कॉसैक है और tan cot है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू cot 7 थीटा, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, tan 3 थीटा इज इक्वल टू cot की जगह पे अगर मुझे 10 लिखना है तो ये जो भी थीटा है उसको मुझे 90 में माइनस करके लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 दोनों तरफ चाहिए, और अगर 10 दोनों तरफ मिल गया तो हम थीटा कंपेयर कर सकते हैं, या प्रूव कर चुके हो सेकंड एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी करके वो हर एक में होता है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो 10 इक्वल हो गए, कैसे लिखा फिर से बता देता हूँ, कॉट में से 10 में कैसे कन्वर्ट किया, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉट से 10 में लिखा 90 माइनस करके। अब 10 इक्वल हो गए तो मैं क्या करूँगा 3 थीटा के बराबर 90 माइनस 7 थीटा। अब -7 थीटा को उस तरफ ले जाता हूँ तो 3 और 7 10 हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल, थीटा के बराबर क्या मिल जाएगा मुझे 9, तो थीटा मुझे मिल जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, फाइंड द मोड ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, L इज इक्वल टू दिया है 40, H इज इक्वल टू 15, F0 3, F1 7, F2 इज इक्वल टू 6। सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, अगर फॉर्मूला आता है आपको तब डायरेक्टली हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो L इज इक्वल टू 40 प्लस F1 कितना है हमारे पास 7 माइनस 3, F1 है 7 अगेन, F0 है 3, F2 है 6, H कितना है हमारे पास 15, ठीक है। 40 प्लस 7 माइनस 3 जाएंगे 4, 7 2 14, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इंटू 15, तो 40 प्लस 4, 14 में से 9 जाएगा 5 और 15, 5 3 जा कट, तो 40 और ये 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। तो मोड हमारा क्या होगा यहाँ पे 52 होगा, ठीक है। आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, 3 coins flip at the same time, then find the probability of getting at least 2 head। देखो क्वेश्चन को अच्छे समझना, 3 कॉइन की बात की गई है, ठीक है। 3 कॉइन्स के लिए ये किस तरह से होगा। और देखो सबसे पहले तो आपको टोटल आउटकम पता होनी चाहिए कि 3 कॉइन जब होते हैं टोटल आउटकम कैसे होते हैं 8 होते हैं। अब देखो ये कैसे याद रखना, मैं किस तरह से याद रखता हूँ वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हमें पता है कि ये तीनों कॉइन मैं कुछ ऐसे याद रखता हूँ, टोटल आउटकम कैसे याद रखने, ठीक है। तीनों में हेड आ सकता है या तो तीनों में टेल, इसको याद रखने में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो क्या करो, ये लास्ट वाले को पहले टी बना दो, ठीक है, फिर इसी टी को मूव करके बीच में ला दो और एच को उसकी जगह पे भेज दो। अब टी को वापस मूव कर दो और एच को उसकी जगह पे भेज दो, तो ये पहले 4 हो गए। अब जो ट्रिपल टी है उसके लिए भी टेल टेल टेल, यहाँ पे टी को चेंज करो एच, सिमिलरली इसको बीच में ले आओ। ये याद रखने की जस्ट मेरी तरफ से एक ट्रिक है, आपको अगर दूसरे तरीके से याद रहता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर इससे टोटल आउटकम आपके कभी रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए 8 आउटकम हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, टोटल 8 आउटकम हो गए जब भी 3 कॉइन्स फ्लिप किए जाते हैं तो, ठीक है। टोटल कितने हैं 8 है। अब क्या कह रहा है हमें एटलीस्ट 2 हेड। अब देखो अगेन क्वेश्चन आया, ये सेम क्वेश्चन ऐसा था 2 कॉइन के लिए बेसिक के पेपर में था,
तो देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 तो चाहिए ही, 2 से ज़्यादा होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 तो चाहिए, पर 2 से कम होगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे आउटकम देखो, जो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, ये 2 से ज़्यादा एक है, ये है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, एच है, एच की बात कर रहा हूँ, हेड की बात कर रहे हैं ना हम इसलिए। बट यहाँ देखो एच एक ही बार है, कम से कम कितनी बार चाहिए था, 2 में, इसमें तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एच एक ही बार है। तो मुझे फेवरेबल आउटकम कितने मिले, एटलीस्ट 2 हेड के, 1 2 3 और 4। ठीक है, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम 4 हो गया, फिर तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जो फेवरेबल है उसको ऊपर लिखो और इसको नीचे ले, 4/8 क्या हो जाएगा, 1/2, प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 2 हेड, तो आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, मीडियन 15 दिया है, मीन 18 दिया है और मोड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। देखो मैंने सेक्शन ए अगर किसी ने देखा हो तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक दिखाई थी कि आप कैसे याद कर सकते हो। अगर नॉर्मली रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं रह जाता वो देखो, हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऐसे लिख देना है, मीडियन को हम एम कहते हैं, ठीक है, मीन को हम एक्स कहते हैं और मोड को हम जेड कहते हैं। ये 3 अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए बस, और यहाँ पे 3 2 1 याद होना चाहिए। तो इसे लिखे कैसे, 3 2 1 आप लिख दो। ठीक है, 3 और बीच के बीच में 2 कर दो और 2 के बीच में 1। अब ये जो एम एक्स जेड है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले क्या आएगा, एम आएगा, 3 के साथ एम लिख लो, फिर उसके बाद क्या आता है, एक्स आता है, यहाँ एक्स लिख लो, और उसके बाद क्या आता है, जेड आता है, उसे जेड लिख लो, 1 आगे लिख लो। ठीक है, तो आपको कभी भूल नहीं जाओगे। अगर नहीं याद रहता है तो, याद रहता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो आगे हम सॉल्व करते हैं इसे, जिस वैल्यू ही डायरेक्ट पुट करनी है और कुछ नहीं है। मीडियन है 3 × 15, तो मीन हमें दिया हुआ है 18, मोड हमें फाइंड करना है, 3 15 ज़ा 45, 18 2 ज़ा 36, उस तरफ आएगा तो -36, 45 में से 36 जाएंगे तो 9, तो मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, विच इज़ योर आंसर। तो इसी के साथ आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन बी का। ठीक है, सही है। ओके, तो सेक्शन बी फिनिश हो गया। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई तो आप कमेंट में बता सकते हो, बाय चांस एरर रह गया हो तो। अब देखो इसका एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर सेक्शन बी का। अभी एनालिसिस इसलिए है तो आपको कि कुछ बच्चों को, एवरेज बच्चे होते हैं उनको कुछ चैप्टर नहीं समझ में आते, तो उस चीज़ को देखो ये किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है कि बी सेक्शन में टोटल 9 क्वेश्चन थे, सॉरी टोटल 13 थे, उसमें से आपको 9 अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, तो देखो इसमें यूक्लिड चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर से 2 आए थे, सेकंड चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आया था, लीनियर में से 1 क्वेश्चन आया था, एपी में से 2 आए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 2, ट्रिगो में 2, स्टेटिस्टिक में 2 और प्रोबेबिलिटी से 1 आया था। 13 टोटल क्वेश्चन थे, 9 ही अटैम्प्ट करने थे, 4 आपको एक्स्ट्रा थे। तो कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि पहली बार ये चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है आफ्टर 9th, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़ाया जाता। तो आप इस चैप्टर को अगर सेक्शन बी में अवॉइड भी करते हो तो भी आपको यहाँ पे फुल आ सकते हैं इस पेपर के पैटर्न के हिसाब से जो ऑफिशियल है। ठीक है, वैसे भी अगर आपको कोई चैप्टर प्रॉब्लम कर सकता है तो पहले उसको छोड़ दो, बाकी के पहले कर दो सेक्शन बी के हिसाब से, तो आप ये कर सकते हो। इसी तरह से जब सेक्शन सी करवाऊंगा तो उसका भी हम करेंगे, फिर डी का भी करेंगे, और पूरे चैप्टर का, सॉरी पूरे पेपर का जब ABCD का हो जाएगा तो मैं पूरे पेपर का इस तरह से बताऊंगा कि कौन से चैप्टर पहले आपको इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से पहले अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको वो टफ लगते हैं तो, आते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं सेक्शन सी के वीडियो में, जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।